जय वैद्यनाथ। ये 1 to 5 कक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसको सॉल्व करने से पहले कृपया आप लोग अपना पेन और पेपर ले लें। बिना पेन और पेपर के आप लोग नहीं सीख पाइएगा। किसी महान गणितज्ञ ने कहा है कि डोंट रीड मैथमेटिक्स, ऑलवेज राइट मैथमेटिक्स। तो उसको फॉलो करिए और बनाना शुरू करिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो मतलब संभावना तो सब है, लेकिन इसमें से सबसे कम प्रभाव किसका पड़ेगा। तो मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मूल्यांकन होगा, मान लीजिए कि कोई बच्चा बहुत अच्छा स्कोर किया तो उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। छात्रों के गलत उत्तरों को के पूरे हल देना, यही करेक्ट आंसर होगा। इससे न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। कारण क्या है न्यूनतम प्रभाव पड़ने का, कि उसका हल तो हम दे दिए, लेकिन क्या बच्चों के एक एक स्टेप के बारे में जानकारी है। जानकारी अगर नहीं है तो फिर वो कैसे करेगा। तो इसलिए यही करेक्ट आंसर है। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक होता है, फीडबैक से भी फायदा होगा। और ऑप्शन 4 जो है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे न्यूनतम प्रभाव जो जानेगा वो ऑप्शन 2, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। नंबर 2 क्वेश्चन है, रोहित ने अनुभव किया कि एक वर्ग, एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिले के मानस चिंतन के कौन से चरण से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैन हिले का क्वेश्चन हमेशा आता ही है। तो इसको आने की मतलब ये जो है आपका सबसे पहले याद रखना, इसका 4 स्तर होता है। 4 स्तर में स्तर 2 और 3 कभी आंसर नहीं मारना है, क्योंकि ये अपर प्राइमरी लेवल का है। और ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया 1 to 5 के लिए है। तो आंसर जो होगा आपका 0 या 1 स्तर होगा बस। अब 0 और 1 स्तर को अगर हम लोग जान लें तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसमें से जो है आपका, अगर बच्चा शुरुआती स्तर पर समझता है, जैसे कि रोटी दिखाइए तो गोल कहेगा, अंडा दिखाइए तो उसको भी गोल कहेगा, तो सब उसको 3D 2D फर्क नज़र नहीं आता है, वो सिर्फ गोल ही समझता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत एक आयत दोनों ही है। तो इसका मतलब उसको उससे वर्ग से वो आगे बढ़ चुका है। समचतुर्भुज और आयत के बारे में भी उनको जानकारी है। इसलिए इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो है 4 नंबर में विश्लेषण स्तर है और ये सीख जाएगा इससे। तो याद रखिएगा आंसर 0 स्तर 1 स्तर ही होगा। अब 0 और 1 को बढ़िया से क्लियर कर लीजिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, साहचर्य गुण और वितरण गुण, संवरक गुण और क्रम विनिमय गुण। तो कोई भी संख्या को जोड़ने से अगर वही संख्या आए तो इसको हम लोग संवरक गुण कहते हैं। पिछला वीडियो मैंने पढ़ाया था, वीडियो देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। या ध्यान देना है, सत्य नहीं है, नहीं है पर ध्यान देना है आपको। तो सत्य जो नहीं है
वो पहले नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों का गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है, हमें व्यक्तिगत देखा जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक, जैसे छोटे बच्चों को आप जोड़ सिखा रहे हैं, तो मान लीजिए कांच का गोली है, 2 गोली रख दीजिए ब्लू कलर का, 3 गोली रख दीजिए रेड कलर का, तो उससे वो पहचान लेगा और पूछेंगे टोटल कितना गोली है तो बता देगा जो 5 गोली है। तो उससे अवलोकन भी किया उसने, सामान्यीकरण करके बता दिया, तो ये बिल्कुल सही है। गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता को एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये भी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो आपका तीसरा ऑप्शन है, वो आपका तीसरा ऑप्शन जो है गणितीय अधिगम एक सामाजिक बनाने की प्रक्रिया है, जिसे संवाद सम्मिलित प्रक्रिया है। तो गणितीय अधिगम जो है वो सामाजिक समूह बनाने की प्रक्रिया है, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, सामाजिक समूह बनाने की प्रक्रिया है, ये संवाद सम्मिलित प्रक्रिया है। तो बिल्कुल सामाजिक समूह बनता है, बच्चे क्लास में मिलजुल के रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका गणितीय ज्ञान को रचना में संस्कृति या संदर्भ कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल सही है। छोटे बच्चे संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और वो इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, संख्याओं की अंतर्देशीय समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संख्याओं को नंबर 2, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। नंबर 3 आपका है गणना से पहले संख्याओं को संख्या के रूप में लिखना चाहिए। और चौथा है संख्याओं के अनुक्रम में असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और संख्याओं का अंतर्दर्शी समझ, ये भी छोटे बच्चों पर प्राथमिक स्तर पर जरूरी मतलब नहीं हो सकता है। तो नंबर 2, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। 1 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, सही बात है। और गणना से पहले उसको लिखने सिखाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 जिसमें होगा वही सही होगा। तो ऑप्शन 2 और 3 जो है आपका 4 नंबर में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो निम्नलिखित में कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? उच्चतर पढ़ाई या रोजगार के लिए तैयार करना। तो प्राथमिक छोटे बच्चों को रोजगार के लिए तैयार नहीं किया जाना है, ये गलत ऑप्शन है। प्रौद्योगिकी के लिए तैयार करना, ये भी गलत ऑप्शन है। टेक्नोलॉजी के बारे में छोटा बच्चा पहली दूसरी का नहीं समझ पाएगा। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, यही सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर है। बच्चों को गणित के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, मतलब डेली लाइफ में क्या हो रहा है वो सबको गणित को लागू करना, उससे बच्चे बढ़िया से सीख पाएंगे। नेक्स्ट है गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, ध्यान देने वाला बात है, सत्य नहीं है इसको आपको। तो प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। छोटे बच्चे कल्पना नहीं कर सकते हैं। गणित में विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। तर्क कौशल तो बहुत जरूरी होता है, इसके बिना गणित हो ही नहीं सकता है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है। तो गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये गलत आंसर है, मतलब यही इसका करेक्ट आंसर होगा और ये नहीं होगा, मतलब सत्य नहीं होगा। कारण क्या है? तो गणितीय संकल्पनाओं से प्रकृति, अब हम किसी का गुण, अब कौन सा गुण पहले लेंगे और कौन सा गुण बाद में लेंगे, ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है।
तो श्रेणीबद्ध कैसे होगा? हम किसी के बारे में मान लीजिए कोई सच बोलता है, अच्छा है या बहुत बुरा है, तो ये हम श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते हैं उसके बारे में प्रकृति को, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से विद्यार्थियों में त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल शेप, दिक स्थान मतलब दिशा का भी ज्ञान विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका नंबर 1 होगा चौपड़। चौपड़ एक खेल होता है जो आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो शतरंज का जो बोर्ड होता है उसको देख लीजिए, एक ब्लैक और एक काला होता है। तो मान लीजिए ब्लैक और काला टाइल्स आपको दिया जाए छोटे बच्चों को, तो एक टाइल्स के ऊपर दूसरा चढ़ा देगा, तीसरा चढ़ा देगा, इससे त्रिविमीय विवेचन भी हो जाएगा और दिक स्थान का भी समझ आ जाएगा। और आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना पहली कक्षा का बच्चा नहीं कर सकता है। एक संख्या चार्ट पे नमूने को पहचानना ये भी जूनियर बच्चा नहीं कर सकता है। और सुडोकू पहेली को हल करना ये भी छोटे बच्चों से 1-2 के बच्चों से नहीं हो सकता है। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो क्या अत्यंत उपयुक्त है? इसके लिए संख्या चार्ट, क्विजेनियर रॉड्स, गिन तारा, जियो बोर्ड। तो संख्या चार्ट तो ये मान लीजिए 1 से लेके दिया गया है संख्या, तो इससे भिन्न को पढ़ाना उतना आसान नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा क्विजेनियर रॉड्स। ये जर्मनी का एक गणितज्ञ था, उसने इसका आविष्कार किया है और ये भिन्न को पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता था। गिन तारा है जिसको आप लोग एबेकस के नाम से जानते हैं, ये जोड़ घटा गुणा भाग और वर्गमूल और घनमूल पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। गिन तारा जो है जोड़ घटा गुणा भाग वर्गमूल घनमूल को पढ़ाने के लिए किया जाता है। जियो बोर्ड जियो से ही पता चल जाता है, ये ज्यामिति पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या होता है जियो बोर्ड में मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर वर्गाकार लकड़ी का पट्टी है, उस पे आप बराबर डिस्टेंस पर छोटे छोटे कांटी या उस कील को ठोक दीजिए और उस कील में जो रबड़ होता है आप लोग घरों में प्रयोग करते हैं, तो 2-3 कील में फंसाइए। तो जैसे फंसाइएगा 3 कील में तो त्रिभुज बन जाएगा, 4 कील में फंसाइएगा चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसी प्रकार इसको जियो बोर्ड कहते हैं। ये ज्यामिति पढ़ाने के लिए, ज्यामिति में आकृति पढ़ाने के लिए ये जरूरी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्विजेनियर रॉड्स है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाग में हुआ है? क्रम सूचक मतलब ये बता रहा है लगातार क्रम में 1 2 3 4 5 6 ऐसे का बात कर रहा है। तो प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, तो 3 टीम सदस्य हैं, लेकिन क्रम तो पता नहीं चला। ऑप्शन 2 में है इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह है, मतलब कई समूह है बहुत सारा, लेकिन सब में 3-3 है, इसमें भी पता नहीं चल रहा है। मैं इस इमारत की 3री मंजिल पे रहता हूँ, ये आपका करेक्ट आंसर है। इससे क्लियर हो रहा है कि जो इमारत की पहली नहीं, दूसरी नहीं, 3री मंजिल पे मैं रह रहा हूँ। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध कथन को पहचानिए। शुद्ध कथन को अगर पहचानना है हमको तो पढ़ते हैं परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। बिल्कुल गलत बात है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान कभी नहीं होता है। परिमाप का सेंटीमीटर, मीटर, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर होता है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही जवाब। किसी आकृति का आकार, जैसे हम लोग चलते हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज ले लें, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं का योगफल। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AB + BC +
CA। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये कथन शुद्ध है। और नंबर 3 और नंबर 4 गलत आंसर है, क्योंकि ये यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो जरूरी नहीं होगा कि उसका परिमाप समान होगा, और यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो जरूरी नहीं है कि उसका क्षेत्रफल समान होगा। आगे बढ़ते हैं। गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन को पहचानना है, इसमें फिर वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की कल्पना को परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। जब आप इंटीजर्स पढ़ाते हैं, पूर्णांक संख्या पढ़ाते हैं, तो उसमें ऋणात्मक संख्या प्राथमिक कक्षा में आप बताते हैं। क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल और मापन का, और बीज गणितीय विचारों प्राथमिक स्तर पर डाली जाती है, ये गलत है। ये 6ठी क्लास से शुरू होता है। भिन्नों की संकल्पना परिचय केवल उच्च प्राथमिक, भिन्न आपको 5वीं क्लास में ही सिखा दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपका करेक्ट आंसर 1 होगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए, परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ त्रिभुज ही देंगे, दूसरा आकृति नहीं देंगे। बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज, अन्य आकृतियां, अगर अन्य आकृति भी दे देंगे तो वो कंफ्यूज कर जाएगा, वो उसको दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे देना चाहिए, नहीं परिभाषा सबसे पहले नहीं देना चाहिए, उसको आकृति पहले दिखाना चाहिए। समरार्थी बच्चों केवल समबाहु त्रिभुज को प्रस्तुत करने चाहिए। सिर्फ समबाहु त्रिभुज देने से वो समबाहु त्रिभुज के बारे में ही सीख पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो आपका 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का, भाजक जो है वो भागफल का आपका 2 गुना 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना है, तो संख्या क्या होगा? ये थोड़ा सा इसको प्रिंटिंग में लगता है गलती हो गया है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। करेक्ट क्या लिखा है 44 नंबर में, एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 हो तो संख्या क्या होगा? यदि शेषफल 5 हो तो संख्या ज्ञात करें या क्या होगा? ठीक है, संख्या क्या होगा, ये पूरा क्वेश्चन है। तो संख्या निकालते हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है आपको, शेषफल 5 है, शेषफल जो है वो आपका 5 है। शेषफल आपका 5 है, ठीक है। तो शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना अर्थात हो गया 10। शेषफल का भाजक बराबर क्या हो जाएगा? भाजक बराबर हो जाएगा आपका, भाजक बराबर 10। क्यों 10 लिखे? तो शेषफल का 2 गुना है और भागफल दे दिया है आपका 2, भागफल दे दिया है 2। तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष में अगर इसको बैठा दें तो ये हो जाएगा 10 गुना 2 जोड़ 5। करेक्ट आंसर जो होगा आपका
वो 25 होगा। करेक्ट आंसर आपका 25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग यदि प्रथम 3 क्रमागत संख्या का योग, इसमें भी गलती है, इसको भी सुधारना पड़ेगा। तो इसका जो है प्रथम योग 20 है, प्रथम 3 संख्या योग क्या होगा? प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 3 संख्याओं का योग क्या होगा? तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग अगर 20 है तो हम लोग किसको जोड़ने से 20 आता है, ये चीज अगर हम लोग जान जाएंगे तो तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग अगर जोड़ डालें दिमाग पर तो हो जाएगा 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6। देखिए जोड़ने से 20 आएगा। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो तीनों को जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो गया वो 9 हो गया। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो इसके लिए जो है पहले आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट करना पड़ेगा। एक तार को मोड़कर एक बार वर्ग बनाया गया और एक बार आयत बनाया गया। इसका मीनिंग है कि एक ही तार को मोड़ा गया तो दोनों का परिमाप जो होगा वो बराबर होगा। दोनों का परिमाप जो होगा इसका वर्ग का और आयत का, दोनों का परिमाप जो होगा वो बराबर होगा। तो परिमाप बराबर होगा तो हम लोग आयत का लंबाई या चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो आयत का पेरीमीटर परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो P के जगह पे 144 रख देते हैं क्योंकि इसी को तो मोड़ के बनाया गया है। 2L इन प्लस 2B, तो 2B हो गया। अब 144 है और L के जगह अगर 16 रख दें तो 32 हो गया। तो 32 हो गया और प्लस 2B, अगर 2 कैंसिल कर देते तो और सरल हो जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो 144 में 32 जाएगा इक्वल टू 2B। तो B आपका जो निकल जाएगा वो B इक्वल टू 8 निकलेगा सॉल्व करने के बाद। ये सॉल्व कर लेना है। तो B इक्वल टू 8 निकल गया। अब आयत का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुने चौड़ाई L इंटू बी। तो L इंटू बी 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न, बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः हैं। तो कौन कौन है इसको चेक कर लेते हैं। चलिए 5/6 और 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत सारा मेथड है, हम क्रॉस से कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 चौका 20 और 6 तिया 18। तो बड़ा हो गया आपका 5/6। अब 5/6 में और 1/2 में देख लेते हैं। 5/6 और 1/2 में, इसमें तो 5/6 बड़ा हो गया वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। और 5/6 और
2/3 में देख लेते हैं, तो 5/6 और 2/3, तो 5 तिया 15, 6 दूनी 12, फिर 5/6 हो गया। तो पता चल गया कि 5/6 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, 5/6। और उसके बाद जो है 3/4। ऐसे प्रोसेस में ही अगर हम लोग सबको कर लेंगे तो अगला जो होगा वो 3/4 होगा। इसलिए करेक्ट आंसर है 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 सुबह में 15 मिनट पहले पहुंची और वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? गोष्ठी का निर्धारित समय आपको ज्ञात करना है। तो अस्मिता विद्यालय पहुंचने के समय, अस्मिता का विद्यालय पहुंचने के समय नोट करिए 8:30। 8:30, ठीक है, AM लिख दीजिए 8:30। और अस्मिता का विलंब का समय हो गया इसका, विलंब का समय हो गया 30 मिनट। इसका मतलब है इसको पहुंचना चाहिए था 8 AM में, 8 AM में पहुंचना चाहिए था। अब जो उसके सहकर्मी का पहुंचने का समय, सहकर्मी पहुंचने का समय है, सहकर्मी का पहुंचने का समय है, सहकर्मी का पहुंचने का समय हो गया 8:45, ठीक है, 8:45 AM। तो वह विलंब से पहुंची 40 मिनट। तो 40 मिनट अगर विलंब से पहुंची है तो 40 मिनट इसमें घटा दीजिए। तो 40 मिनट इसमें घटाएंगे तो आपका आंसर निकलेगा 8:05। 8:05 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसलिए आंसर नंबर जो होगा इसका आपका 2 होगा। 1 × 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कितने रूपों में व्यवस्थित किया जा सकता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, 48 वर्ग है। कैसा वर्ग है? 1 बाय, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर का है, तो 1 सेंटीमीटर को ऐसे करके 48 वर्ग दिया है। तो 48 वर्ग को तो हम लोग ऐसे सजा सकते हैं, लगातार ऐसे करके सजा देंगे 48 को। तो इस तरह सजाएंगे तो मतलब ये हो गया, क्रम क्या हो गया, 48 गुना 1, ये प्रक्रिया हुआ। दूसरा, अगर हम लोग 24 गुना 2 करें, मतलब 2 करके सजाएं तो 24 हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए हम लोग 3 करके सजाना चाहते हैं, 16 गुना 3 हो जाएगा। और मान लीजिए हम लोग 4 करके सजाना चाहते हैं तो 12 गुना 4 हो जाएगा, 12 × 48। अब मान लीजिए हम लोग 6 करके सजाते हैं या 8 करके सजाते हैं तो 8 × 6 = 48। इसको 2 बार नहीं लिखना है क्योंकि 8 गुना 6, 6 गुना 8 एक ही आएगा। तो कितने तरीकों से इसको सजाया जा सकता है? तो इसमें 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका और 5 तरीका। तो करेक्ट आंसर जो हुआ 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रूही बाएं, अगर हम बात करें बाएं और दाएं से, इधर से भी 19वां स्थान और इधर से चलेंगे तो भी 19वां स्थान। तो 18 के बाद 19 दोनों तरफ से बीच में रूही है, तो इसलिए इसमें जो है आपका 37 होगा। इसका जो आंसर होगा वो 37 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इससे अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। संख्या क्या होगा, इसको हम लोग बिना कुछ किए बना देते हैं। देखिए इसमें जो है ऑप्शन जो भी है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो इसमें कोई भी दो ऑप्शन एक देखिए 4 का 2 गुना 5 नहीं है, 1 का 2 गुना 8 नहीं है, 2 का 2 गुना 7 नहीं है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो इसको बिना कुछ किए हम लोग कह देते हैं 4 नंबर सही है। विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें दी गई है। क्रेयॉन का एक पैकेट 15.50, पेंसिल का एक पैकेट 14.50, ये सब सारा रेट दिया है। कैंची का दिया है, तो सोहेल ने एक पैकेट का क्रेयॉन, 2 पैकेट बड़ी और है पेंसिल, 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज की 5 सीट और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे, तो उसको कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल है, जितना मात्रा दिया है 1 पैकेट क्रेयॉन, तो 1 पैकेट क्रेयॉन का 15.50 है और 2 पैकेट बड़ी है और पेंसिल का 2 पैकेट, तो 14 गुना 2 करेंगे। 1 पैकेट स्केच पेन, तो 1 पैकेट स्केच पेन का दाम 22.50 है। तो जो जो कह रहा है उसी चीज को हम लोग लेते जाएंगे और उसको जोड़ते जाएंगे। तो जोड़ने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, आपका आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन 1 आएगा, ऑप्शन 1 आएगा। तो ऑप्शन 1 सिंपल है, जो जो कह रहा है मात्रा में अपना जोड़ते जाइए और उसका आंसर दे दीजिए। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई को 2020 को 23:40 पर पहुंचती है और मुंबई 1 जून 2:05 पर पहुंचती है, तो रेलगाड़ी की यात्रा कुल समय क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हमको नजर आ रहा है। 23:40 समय मानिए और 5:15 को समय मानिए, ठीक है। तो 23:40 रात में और 5:15 सुबह में, तो रेल की यात्रा का कुल समय कितना लगा। तो देखिए 30 मई से 1 जून, तो 30 मई से 1 जून के बीच में 31 मई आता है, तो 31 मई आता है, इसका मतलब 24 घंटा तो ऐसे ले लिया, 24 घंटा ये आपका ऐसे ले लिया, ठीक है। तो इसको जो है 24 घंटा प्लस 5 घंटा 15 मिनट, तो इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका, और 20 मिनट जो आपका यहाँ पे 23:40 में 20 मिनट, 12 बजने 20 मिनट बचा हुआ है ना, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो सब जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 29 घंटा और 29 घंटा और 35 मिनट, 29 घंटा और 35 मिनट, आंसर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 10वें, तो इसमें तो उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 4 होगा। 10वें स्थान का सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और कहीं ऑप्शन में कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग सीधा उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गया, ऑप्शन 4 होगा। 17,863 पाने के लिए 8,008 और 8,800 योग में से क्या घटाना होगा। तो क्या घटाना होगा, तो इसके लिए जो है पहले दोनों को जोड़ लेते हैं।
एक क्वेश्चन में एक छूट गया है, जिसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक के चलते छूट जाता है। एक और संख्या दिया गया है, जैसे 8008 है ना, 8808 है, और एक संख्या छूट जो गया है वो आपका 8088, ये वाला छूट गया है, तो इसको भी लेना पड़ेगा। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, ये तीनों को अगर जोड़ते हैं, तो इसका जोड़ का जो आंसर आएगा वो आएगा 24,904, 24,904। और हमको आंसर कितना लाना है, तो 17,863। 17,863 लाने के लिए हमको घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, तो 17,863 को ही घटा देते हैं। तो 17,863 को अगर घटाते हैं, 17,863 को अगर घटा देंगे, तो 4 में गया आपका 1, और 10 में 6 गया तो हो गया 4, ये हो गया आपका 0। तो अभी हमारा आंसर इसी से देखने से आ चुका है। तो ये 13 में हो गया 14 में 7। ऑप्शन आपका दिख गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है, तो मग की जो धारिता होगी, मतलब बाल्टी बड़ा है और छोटे छोटे मग से भर रहे हैं, तो धारिता उसको बोलते हैं जितना किसी बर्तन में पानी या आ सकता है, उसको धारिता बोलते हैं। तो हम लोग का जो है 16 लीटर वाली बाल्टी है, तो 50 बार भरा जाता है। तो 16 लीटर को 50 से अगर हम लोग भाग दे देंगे, 16 लीटर को 50 से अगर भाग दे देंगे तो 16 लीटर है, ठीक है। तो 16 लीटर और भागा 50 कर देते हैं। 16 लीटर भागा 50, और लीटर को मिली लीटर में अगर बदलना है तो मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी इस तरह के इसको बदल लेंगे, और तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 320 ml। 320 ml इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपया भाड़ा दिखाता है, उसके बाद प्रति किलोमीटर तो 50 रुपया इसको देना ही पड़ेगा। इसमें कोई चेंज हम लोग नहीं कर सकते, समझिए फिक्स भाड़ा है, तो 50 रुपया इसको देना ही पड़ेगा। तो ये ले लेते हैं। प्लस 16 रुपये भाड़ा है। तो मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन की यात्रा 258 में किया, तो 258 में इसको 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपया देना ही पड़ा, ठीक। तो 2 किलोमीटर के लिए इसको 50 देना ही जब पड़ा, तो दूरी कितना हो गया 208। 208 रुपया जो है, इसको 208 रुपया इसने फिक्स चार्ज के अलावे दिया। तो 16 से अगर भागा इसको दे देंगे तो 16 से एक बार जाएगा और 13 बार। तो एक साथ 13 किलोमीटर चला, 13 किलोमीटर चला, और 13 किलोमीटर जाने के बाद 2 किलोमीटर तो इसका फिक्स है 50 रुपया का। तो 2 किलोमीटर जब इसका फिक्स है तो टोटल जो हो गया वो 15 किलोमीटर हो गया। 15 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर नंबर 1। निम्नलिखित तालिका में मारिया शाहनवाज द्वारा 100 में से 5
प्राप्त 5 विषयों का अंक दर्शाती है। तो इस अंक को दर्शा दिया गया कि अंग्रेजी में मारिया ने कितना लाया है, शहनाज ने कितना लाया है। गणित, विज्ञान, हिंदी और सामाजिक विज्ञान, ये 5 विषयों में अलग अलग अंक दोनों बच्चों का, मारिया और शहनाज का दिया गया है। अब निम्नलिखित से यह कथन को पहचान। गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक विषयों में मारिया प्राप्तांक से अधिक है। गणित और विज्ञान में, गणित को देख लेते हैं, मारिया का जो है, तो मारिया का गणित में अधिक है और विज्ञान में मारिया का अधिक है। सही बात है। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक, या शहनाज होगा, कुल प्राप्तांक समान है। तो कुल प्राप्तांक जो है दोनों का कुल प्राप्तांक आपका जोड़ने से देखिए 390 आया, 390 आएगा। तो दोनों का कुल प्राप्तांक, तो बस हमको तो सही आंसर दर्शाना है, तो मिल गया। दोनों का जो सही है, दोनों का समान अंक है और सारा कुछ देखना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ निम्नलिखित में से यहाँ पर भी क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, सुधार लेते हैं। पहले कहना क्या चाहता है, तो इसमें क्वेश्चन जो है कह रहा है शिक्षा अधिगम संदर्भ निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, कौन निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। निम्नलिखित संदर्भ में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय मतलब जरूरत नहीं है लेकिन उसको लिया जा सकता है। तो कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है मतलब जरूरी नहीं है लेकिन इसको अलग से रखा जा सकता है। तो कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, तो इसका जो आंसर आपका होगा 59 का खुली पुस्तक से बचना चाहिए। ठीक है। संकल्पनाओं को देशी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये ही इसका आपका करेक्ट आंसर 4 होगा, मतलब ये रखना चाहिए इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ए, उस आयत का क्षेत्रफल जिसको एक भुजा 5 सेंटीमीटर परिमाप इतना है। बी, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। सी, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। डी, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो इसमें क्या है, कुछ मुक्त प्रश्न है और कुछ बंद प्रश्न है। तो बंद प्रश्न उसको बोलते हैं जिसका आंसर आ जाए, और जिसका अनेक उत्तर आए वो मुक्त प्रश्न हो गया। तो इसका जो आंसर है आपका 60 नंबर का 3 होगा। ए एवं बी बंद सिरे के प्रश्न है, ए एवं बी बंद सिरे के प्रश्न है, क्योंकि इसका आंसर निश्चित आ रहा है। अब 3 एवं 4 मुक्त सिरे वाले हैं, इसका आंसर ठीक से नहीं आ रहा है। तो इसी तरह अगर आप लोग रोज अगर बनाएं एक सेट सीटेट का परीक्षा देने से पहले, तो हमको पूरा उम्मीद है कि जो आपका ये सीटेट निकल जाएगा। तो चलिए आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।